नमस्कार, मैं रवीश कुमार। असम में हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ चली जाती है। हर साल हम असम के बारे में इतना ही जानते हैं कि बाढ़ आई थी, बाढ़ चली गई। रेड अलर्ट, प्रभावित जिलों की संख्या, विस्थापित लोगों की संख्या, राहत शिविरों की संख्या और मरने वालों की संख्या के साथ बाढ़ की कहानी खत्म हो जाती है। जैसे बाढ़ आकर चली जाती है, वैसे ही एक शिकायत भी बाढ़ के साथ आकर चली जाती है कि नेशनल मीडिया के लिए असम की बाढ़ बाढ़ नहीं है। दरअसल नेशनल मीडिया के लिए यूपी बिहार की बाढ़ भी बाढ़ नहीं है। आप 2008 में आई कोसी नदी की बाढ़ का कवरेज देखेंगे तो नेशनल मीडिया को बाढ़ तब नजर आई जब 20 लाख लोग विस्थापित हो गए और बहुत से लोग मर गए। अब तो और भी यह सदमे की बात है कि जिस असम में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में बहस हुई, देश भर में इस कानून को थोपा गया, उस असम की बाढ़ की चर्चा नहीं हो रही है। दरअसल असम की बाढ़ की कहानी और नागरिकता संशोधन कानून की राजनीति की कहानी एक जैसी है, यकीनन एक जैसी है। एम्बैंकमेंट और डिटेंशन सेंटर की कहानी। एम्बैंकमेंट बांध को कहते हैं। डिटेंशन सेंटर उन विदेशी नागरिकों के लिए बनाए गए जिन्हें भरने के लिए अपने ही नागरिकों के प्रमाण पत्र देखे जाने थे। बाढ़ और विदेशी नागरिकता का भूत एक्सपर्ट ओपिनियन और कई सर्वे के जरिए खड़ा किया गया। अमीर लोगों और राजनीति की गठजोड़ की इस कल्पना में जनता को झोंक दिया गया। हजारों करोड़ रुपए फूंक देने के बाद असम ने सैकड़ों बांध बना लिए, मगर अब बाढ़ से बड़ी समस्या बांध हो गई है। नागरिकता के सवाल के बहाने असम में ऐसा भूत खड़ा किया गया कि करोड़ों लोग विदेशी नागरिक हैं, लेकिन जब सब फूंक कर कुछ खास नहीं मिला तो इस सर्वे को ही असम की सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ। ना तो उस भूत का जवाब मिला, ना ही इस भूत का। जब नागरिकता का भूत असम में नहीं पकड़ा जा सका तो उसे पकड़ने देश भर में निकलने की योजना बनाई गई। बाकी आपकी नियति यही है जैसे बाढ़ असम की नियति है। हिंदी प्रदेश की जनता को असम की बाढ़ की कहानी नए तरीके से कैसे बताई जाए। 2008 में हमने प्रोफेसर दिनेश मिश्र के शानदार अनुभवों का लाभ उठाते हुए कोसी नदी की बाढ़ पर काफी रिपोर्ट की। कुछ हुआ नहीं, लेकिन खुद बहुत कुछ जानकर समृद्ध हो गया। उसी तरह असम के ब्रह्मपुत्र को जानने के लिए किताब है द अनक्वाइट रिवर, इतिहासकार अरूप ज्योति सैकिया ने लिखी है। ब्रह्मपुत्र की जीवनी है। किताब के कवर पर इसे अशांत नदी कहा गया है। 620 पन्नों की यह किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है, करीब 1200 रुपए की है। यह किताब ना होती तो ब्रह्मपुत्र के बारे में बिना असम गए मैं कुछ नहीं बता पाता, लेकिन पानी की तस्वीरें ही दिखाता रहता उसकी जगह पे। ब्रह्मपुत्र ने अनेक जीवन देखे हैं, भविष्य में भी यह नदी काफी बदलेगा। इसकी धारा का किरदार बदलता रहा है। नदी का ऊपरी सिरा एक रहस्य की तरह है। कई सदियां लगी यही जानने में कि ब्रह्मपुत्र आ कहां से रहा है। 3 नदियां हैं जिनसे मिलकर ब्रह्मपुत्र का स्वरूप बनता है, दिहांग, दिबांग और लोहित। इन तीनों में दिहांग में सबसे अधिक पानी है। यह नदी और उत्तर में जाकर हिमालय के ग्लेशियर में सांगपो कहलाता है। तिब्बत के 1100 किलोमीटर तक कवर करता हुआ भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, जहां इसे सियांग और दिहांग कहा जाता है। असम में यह कोबो के पास प्रवेश करता है। सादिया नगर के पश्चिम में असम में आकर यह दिहांग बन जाता है। कोबो में ही दिबांग और लोहित नदियां दिहांग में मिलती हैं और ब्रह्मपुत्र बनता है। 700 किलोमीटर तक असम में बहता है और फिर धुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम जमुना हो जाता है। वहां पर जमुना होकर ब्रह्मपुत्र गंगा से मिलता है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। उसके बाद मेघना से मिलना होता है। ब्रह्मपुत्र मेघना बनकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। ब्रह्मपुत्र महानद है। नदियां स्त्री मानी गई हैं, ब्रह्मपुत्र पुरुष है। असम का भौगोलिक इलाका 78,438 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें से 31,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका बाढ़ में डूबता रहता है। पूरे असम का करीब 40% हिस्सा। असम की समस्या प्रकृति के कारण भी है और एक्सपर्ट के कारण भी। जब से व्यापार के लिए नदी पर नजर पड़ी है,
तब से एक्सपर्ट और इंजीनियर के सहारे नदियों को बांधने की कोशिश होने लगी। करीब 250 साल की नाकाम कोशिश का यही नतीजा है कि ब्रह्मपुत्र पर किसी का जोर नहीं चला, उल्टा बाढ़ की परिस्थितियां पहले से भयानक हो गई। इतिहासकार अरूप ज्योति सैकिया ने लिखा है कि 1857 के आसपास से ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर पड़ गई थी। उस दौरान गाद भर जाने से कलांग नदी का मुहाना बंद हो गया। इस कारण ब्रह्मपुत्र से मिलने वाला पानी कम हो गया। कलांग नदी के 2 जिले नौगांव और मोरीगांव खेती और बिजनेस के लिहाज से समृद्ध जिले थे और ज्यादा समृद्ध होने की लालच ने ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर्स और एक्सपर्ट के दिमाग में यह भूसा भरा कि कलांग के मुहाने को खोलकर ब्रह्मपुत्र के पानी को फिर से लाया जाए ताकि नौका गमन के लिए इस्तेमाल किया जा सके और कम समय में माल की ढुलाई हो सके। स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे कि ब्रह्मपुत्र का पानी फिर आएगा तो बाढ़ आएगी और उनकी खेती चौपट हो जाएगी। एडी फुकन उस दौर के सब असिस्टेंट कमिश्नर थे। उन्होंने जब इस बात को समझा तो अपने प्रस्ताव पर जिद छोड़ दी, लेकिन यह प्रस्ताव किसी न किसी रूप में जीवित रहा। इसके बाद भी 1864 तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। 1946-47 तक फाइलें ही चलती रहीं। इस बीच 1950 में भयंकर भूकंप आता है। इसने ब्रह्मपुत्र की तलछट को ऊपर कर दिया और इस कारण कलांग में पानी फिर से आने लगा। लेकिन बहुत दिनों तक बाढ़ न आने के कारण कलांग के किनारे घनी आबादी भी बस गई। अब शहर के प्रभावशाली लोग मांग करने लगे कि कलांग का मुहाना बंद किया जाए, ब्रह्मपुत्र का पानी ना आए, जिसकी मांग 1857 में गरीब और नदी के स्वभाव को जानने वाले लोग ठुकरा चुके थे। आम लोगों की मांग थी कि प्रकृति ने ब्रह्मपुत्र का रास्ता बंद किया है, छेड़छाड़ ना करें। अमीर लोगों की मांग थी कि भूकंप के कारण ब्रह्मपुत्र का पानी आ रहा है, उस रास्ते को बंद कर दें। दोनों में बहुत अंतर है। 100 साल पहले सामान्य लोगों ने कहा कि प्रकृति मत छेड़ो। 100 साल बाद अमीरों ने कहा कि प्रकृति को उसकी औकात में रखो, क्योंकि दुनिया में तब तक कई बांध बन चुके थे, हाइड्रोलिक तकनीक का विकास हो चुका था। अमेरिका में मिसिसिपी जैसी उदंड नदी पर बांध बन चुके थे। इंसान खुद को प्रकृति से ऊपर समझने लगा था। और अब फिर शुरू होता है कमीशन, कमेटी, एक्सपर्ट के दौरे का दौर। असम की राजनीति में बाढ़ को नियंत्रित करने का सपना घुस जाता है। विधानसभा से लेकर जनसभा में बड़े बड़े दावे होते हैं, वादे होते हैं। 1964 में कलांग का मुहाना बंद कर दिया जाता है और ब्रह्मपुत्र से रिश्ता टूट जाता है। कलांग का इलाका सुखाड़ का इलाका बन जाता है और जलस्तर कम होने लगता है। तो अब बांध को तोड़ने का आंदोलन राजनीति में प्रवेश करता है। पहले बांध बनाने का आंदोलन हुआ, अब तोड़ने का। फिर विज्ञान से आइडिया आया, लिफ्ट इरिगेशन से पानी कलांग में लाने का ब्रह्मपुत्र से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 से 1864 के बीच 4 लाख रुपए खर्च करने का साहस नहीं जुटाया। आजाद भारत की सरकार ने विश्व बैंक से 4 करोड़ का लोन लेकर लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। कलांग अब भारत की प्रदूषित नदियों में से एक हो गई है, क्योंकि उसका रास्ता बंद हो गया है। एक्सपर्ट की लड़ाई और बाढ़ नियंत्रण आयोगों की फाइलों के बीच असम की गरीब जनता आज तक फंसी हुई है। उसका घर हर साल इसी तरह डूबता है, कमाई डूबती है। एक्सपर्ट और इंजीनियर फिर भी कहां हार मानने वाले थे। वे अपनी डिग्री को ब्रह्मपुत्र से बड़ा समझने लगे। जब ब्रह्मपुत्र को बस में करने का कोई और तरीका समझ नहीं आया, तब उसकी सहायक नदियों पर नजर जाती है। आइडिया आया कि जिन नदियों में कम पानी है उनमें ब्रह्मपुत्र का पानी छोड़ा जाए, और वही आइडिया नदियों को जोड़ने का आगे बढ़कर चला जाता है। समझदारी की मूर्खता का इतिहास कितना पुराना है आप समझ सकते हैं। 1946-47 में बूढ़ी दिहिंग का पानी नव दिहिंग में छोड़ा गया। इससे कमाल यह हुआ कि बूढ़ी दिहिंग में बाढ़ कम हो गई, लेकिन नव दिहिंग में बाढ़ बढ़ गई। अब यहां विरोध प्रदर्शन होने लगा। 1953 में वहां की सरकार ने ऐसे किसी प्रयासों की निंदा की, कहा अब नहीं करेंगे, और प्रस्ताव पास कर दिया। अब इंजीनियर और एक्सपर्ट फिर से लौटते हैं नदियों पर बड़े बांध बनाने के आइडिया पर। ब्रह्मपुत्र के उत्तरी हिस्से में जाकर दिहांग के पास बांध बनाने का आइडिया लेकर अब वो घूमने लगते हैं।
और होता है सर्वे अक्टूबर 1947 में। वैसे आपको पता होना चाहिए कि 1947 में जब भारत की आज़ादी की घोषणा हुई तब असम बाढ़ में डूबा हुआ था। जब आज असम की खबर दिल्ली तक नहीं आ पाती तब क्या ही आज़ादी की खबर डूबे हुए असम में पहुंची होगी। वहां बहुतों को पता भी नहीं था कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है। तो भारत सरकार ने अक्टूबर 1947 में सर्वे शुरू किया कि दिहांग, बराक, मानस और सोमेश्वरी पर बांध बनाते हैं। मानस को प्राथमिकता दी गई। 50 का दशक तब तक आ गया, विकास आ गया था, वही विकास जो इन दिनों हर बहस में आ जाता है मगर दिखाई नहीं देता है। लोगों को लगा कि विकास का कोई शत्रु अगर है असम में तो सिर्फ बाढ़ है, क्योंकि अंग्रेज जा चुके थे। इसी विकास का शत्रु आगे जाकर विदेशी नागरिक बनते हैं। विधानसभा में प्रस्ताव पास होता है कि भारत सरकार अब मदद करे, लेकिन तब तक लोग समझ गए थे कि विज्ञान के पास ब्रह्मपुत्र को बांधने का कोई कारगर तरीका है नहीं, कम से कम भारत के इंजीनियरों के पास तो नहीं है। तो अब तलाश होती है ग्लोबल एक्सपर्ट की। लोकल से ग्लोबल चलो, अमेरिका से एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। 1965 में एक और एक्सपर्ट आता है जो कहता है कि मुख्य नदी पर ना सही सहायक नदी पर बांध बनाते हैं। वो कम से कम इतना ईमानदार था या उसे समझ में आ गया था, इसलिए कह गया कि बड़े बांध बनाना संभव नहीं है ब्रह्मपुत्र पर। इसका नाम बीपी वेलपॉट था। कहा गया कि नदी में जो गाद है उसे निकालो, कह गए वो। आज तक किसी भी नदी से गाद निकाली नहीं जा सकी। योजनाएं बनी हैं, ठेकेदार अमीर होकर विधायक बन गए और फिर से यही योजनाएं बनाते हैं ताकि दूसरे ठेकेदार अमीर बनकर विधायक बन जाएं। यह चक्र चलता रहा और बाढ़ हर साल आती जाती रही। आप बोर तो नहीं हुए? बोर हो गए तो कहिएगा तबलीग जमात या हिजाब की स्टोरी चला दूंगा कि कोरोना इन्हीं से फैलता है। बिहार के लोगों को अब समझ में आ रहा है कि महामारी सिस्टम के कारण फैल रही है, असम में जैसे बाढ़ सिस्टम के कारण फैली है। एनीवे, एक्सपर्ट आते जाते रहे मगर उन्हें ब्रह्मपुत्र समझ नहीं आया। कभी कह गए कि मुख्य नदी पर बांध बनाओ, कभी कह गए कि सहायक नदी पर बांध बनाओ, कभी कह गए कि गाद हटाओ, कभी कह गए कि पंपिंग स्टेशन से पानी डालो, कभी कह गए कि नदियों को आपस में जोड़ो, कभी कह गए कि नदियों को मत जोड़ो। पौने 200 साल से असम इसी में फंसा हुआ है। जैसे कई दशकों से नागरिकता को लेकर विवादों में असम उलझा हुआ है। खैर, असम को पता चल गया कि नदी को लेकर एक्सपर्ट के पास कुछ है नहीं, लेकिन एक्सपर्ट मंगाने का प्रयास या आदत जाती भी कैसे। 1970 से पहले फ्रांस और फिर बाद में अमेरिका से और एक्सपर्ट मंगाए गए। जब ग्लोबल एक्सपर्ट फेल हो गए तब फिर से लोकल एक्सपर्ट की याद आई। यानी असम में लोकल से ग्लोबल, ग्लोबल से लोकल वाला खेल बहुत पहले हो चुका है। मार्च से बहुत पहले, मार्च 2020 से बहुत पहले। बाढ़ आती रही, विकास आया ही नहीं। असम में बाढ़ रोकने के लिए जितने भी उपाय किए गए, उन्हीं उपायों के कारण बाढ़ और अधिक आने लगी। हमारे आदरणीय अनुपम मिश्र होते तो यही कहते कि और 100 साल एक्सपर्ट मंगा लो, इंजीनियर मंगा लो, बांध बना लो। नदियां करोड़ों वर्ष से जिन रास्तों पर बहती हैं उन रास्तों पर कभी भी आ सकती हैं। ये उनका इलाका है, आप उनके इलाके में घर बसाना चाहते हैं, आपकी समस्या है, नदी की नहीं। ब्रह्मपुत्र ही समझदार निकला। नदी को पता होगा कि एक्सपर्ट को पता नहीं है। पहली कमेटी की रिपोर्ट तीसरी कमेटी में डाली जाती थी और दूसरी कमेटी की रिपोर्ट चौथी कमेटी में टाइप करते रहे और इसी में बातें घूमती रही। नदी समझता रहा कि इससे कुछ होगा नहीं, अपने हिसाब से बहते रहना है। तब तक कोई और इंजीनियर डिग्री लेकर कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा नई कमेटी की रिपोर्ट बनाने। यह सिर्फ नेताओं और कमेटियों के एक्सपर्ट की कल्पना का ही दोष नहीं था, बल्कि समय समय पर जनता ने भी अपनी तरह के समाधान का ख्याल पाल लिया। कभी बांध बनेगा तो बाढ़ रुकेगी, कभी गाद हटेगी तो बाढ़ रुकेगी। ठीक उसी तरह से जैसे असम में विदेशी नागरिकों की बाढ़ तभी रुकेगी जब हर नागरिक की जांच हो जाएगी, सर्वे हो जाएगा, नागरिकता कानून बनेगा और डिटेंशन सेंटर बनेगा। लोगों की कल्पनाओं का भी अहम रोल होता है, क्योंकि उससे राजनीति को दिशा मिलती है। ये और बात है कि राजनीति ही कल्पना के बीज बोती है। अरूप ज्योति सैकिया अपने किताब में लिखते हैं
कि 2009 तक आते आते असम की सरकार को ये बात समझ में आने लगी कि इन नदियों का एक ही इलाज है, मल्टीपर्पस डैम, क्योंकि तब तक गाद हटाने की योजनाएं फेल हो चुकी थीं और लोगों की कल्पनाओं से दूर जा चुकी थी। मल्टीपर्पस डैम एक ही डैम प्रोजेक्ट में दो या दो से ज़्यादा काम करता है। आमतौर पर जो सिंगल पर्पस डैम बनते हैं उनसे अलग। मिसाल के तौर पर मल्टीपर्पस डैम पानी को सिंचाई और जनता या फैक्ट्रियों तक पहुंचा सकता है और साथ ही बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और पानी स्टोर करने का काम भी कर सकता है। विकासशील देशों में यह काफी कारगर साबित होता है, जहां एक ही प्रोजेक्ट से एक साथ कई काम हो जाते हैं। 2009 तक आते आते असम अपनी असफलता के लिए पैसे की कमी को दोष देने लगा। प्रधानमंत्री राहत कोष से फंड लेने के लिए ब्रह्मपुत्र को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग होने लगी। राष्ट्रीय आपदा का मतलब है केंद्र से फंड और तकनीकी मदद। राजनीति अब फंड को लेकर शिफ्ट हो गई। आयोग और बोर्ड का खेल शुरू हुआ। जब भी बाढ़ रोकने में असफलता बड़ी होती, इन आयोगों और बोर्डों में भी बदलाव हो जाता, नाम से लेकर ढांचे तक में। ब्रह्मपुत्र नदी आयोग बना, फिर असम बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बना, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र फ्लड कंट्रोल बोर्ड बना। 1977 में आइडिया आया कि ब्रह्मपुत्र फ्लड कंट्रोल बोर्ड का केंद्र क्यों ना अधिग्रहण कर ले। 1980 में संसद से ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक्ट पास होता है। इसी के साथ असम को बाढ़ से मुक्ति दिलाने का भार असम के नेताओं से हट गया, अब केंद्र के कंधे पर आ गया। इस बोर्ड की एक पूरी की पूरी नौकरशाही बन गई। इसने मल्टीपर्पस डैम का आइडिया दिया, जो दिया जा चुका था। हजार हजार मेगावाट की बिजली परियोजनाओं से अब लोगों की आंखों में जादू होने लगा, मगर बाढ़ फिर भी न रुकी, ब्रह्मपुत्र को कोई बांध न सका। असम में बाढ़ नियंत्रण का खेल लूडो के गेम की तरह है। आजकल तालाबंदी में काफी लोग ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं। 1857 से लेकर आज तक देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि कभी सीढ़ी मिली तो लगा कि ऊपर जा रहे हैं, कभी सांप मिल गया तो काटने पर नीचे आ गए। सांप और सीढ़ी मिलने के बीच में 10-12 घर चलते हुए योजनाएं बनती रहीं कि ब्रह्मपुत्र को बांध लेंगे, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लूडो के इस खेल के बीच ऐसा नहीं है कि हर साल आम लोगों की जिंदगी में आने वाली तबाही में किसी तरह की कमी हुई है। कई सालों से असम में हर साल बाढ़ आती है और हर साल जान माल का नुकसान होता है। 2004 में बाढ़ से 497 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल जोरहाट, सोनितपुर, ग्वालपाड़ा, धुबरी, गोलाघाट, नागांव, बरपेटा, मोरीगांव, करीमगंज जैसे जिलों में ब्रह्मपुत्र, धनसिरी, बेकी, जिया, भराली, कोपिली, कुशियारा और संकोश जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ग्वालपाड़ा में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस जिले में 4.5 लाख लोग बाढ़ प्रभावित हैं। बारपेटा में 3,44,000, मोरीगांव में 3,41,000, धुबरी में 3,15,000, दक्षिण सलमारा में 2,25,000 लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। पूरे राज्य में इस साल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। 17 जुलाई तक आमतौर पर होने वाली बारिश से 19% ज़्यादा इस साल हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 21 जुलाई तक बारिश और होगी, जिससे बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को मोरीगांव जिले का दौरा किया, जहां 200 परिवार एक हाईलैंड पर शरण ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रविवार को उनसे बात कर हालात का जायजा लिया और हर संभव सहायता का वायदा किया। इस साल 22 मई के बाद से असम में बाढ़ का दूसरा दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि बाढ़ की वजह से 70 लाख लोगों पर असर पड़ा है। 19 जुलाई के सरकार के बुलेटिन के हिसाब से अब तक 24 जिले और 2400 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 25 लाख से ज़्यादा लोगों पर इसका सीधा असर पड़ा है और 84 लोगों की मौत हो चुकी है। 17 जुलाई को ही बताया गया कि भूस्खलन से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 301 रिलीफ कैंप में 50,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। इसके अलावा काजीरंगा में करीब 110 जानवरों की मौत हो चुकी है। 1 लाख हेक्टेयर उपजाऊ जमीन को नुकसान हुआ है।
अब तक 1600 सड़कें, 164 ब्रिज और 197 एम्बैंकमेंट बांध क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और हमारे साथ असम से मिर्ज़ा रहमान जुड़ रहे हैं। अलग अलग संस्थाओं और न्यूज़ वेबसाइट के लिए ब्रह्मपुत्र नदी और असम बाढ़ के ऊपर लिखने वाले मिर्ज़ा रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज़ स्टडीज़ में रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम कर रहे हैं। रहमान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस गुवाहाटी में विजिटिंग फैकल्टी भी हैं। इन्होंने आईआईटी गुवाहाटी से अपनी पीएचडी की और ब्रह्मपुत्र नदी पर काम किया है। रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हमने कार्यक्रम के पहले एक इतिहास बताया कि किस तरह से 1857 से लेकर अब तक कभी एम्बैंकमेंट बड़ा डैम बनाने का आइडिया लाया गया, तो कभी सहायक नदियों में पानी छोड़ने का आइडिया लाया गया, तरह तरह का आइडिया लाया गया। वो सरकारी योजनाओं की जो एक दूरदर्शिता रहती है वो तो है ही, फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी क्या हमेशा से ही इस नदी का ऐसा स्वभाव रहा है? हमको ब्रह्मपुत्र नदी को समझना पड़ेगा अच्छा तरीके से। और वही जो इस नदी का एक अपना मन है, जो इसका एक स्वभाव है। और हर एक नदी जो दुनिया में है, सबका एक यूनिक कैरेक्टर होता है, अपना एक कैरेक्टर होता है। तो इस नदी को बहुत ही विशाल माना जाता है। और इसका जो लोगों से हम बातें करते हैं, जब हम लोग फील्ड में रिसर्च करने जाते हैं, तो लोग इसको एक विशाल एक बड़े कैनवस पे अपना एक आर्टिस्ट जैसा मानते हैं लोग, जो अपना एक स्कल्पचर बना रहे हैं अपने धारा से। सो नदी का जो लोग नदी के साइड में रहते हैं और उसके उससे उनका जीविका होता है, वो नदी को बहुत विशाल मानते हैं, इस ब्रह्मपुत्र नदी को। तो नदी का एक बड़ा सा जो अपना वो उस स्वभाव से हमको उसको जानना पड़ेगा। और उसको इस जानने के बाद ही उसको उसके ऊपर इंटरवेंशन करना पड़ेगा। जैसे आपने बोला अभी कि कॉलोनियल टाइम से जब ब्रिटिश यहाँ पे थे, उस समय से यहाँ पे नदी नदी बांध की बात करी जा रही है, या फिर जो तटबांध होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो मगर इसको प्रॉपर्ली अगर हम लोग स्टडी नहीं करेंगे और उसमें अनुमानिक तरीके से हम लोग उसमें इंटरवीन करेंगे, तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। तो अभी ऐसा क्या हुआ है कि असम में हर साल हम देखते हैं कि बाढ़ की तस्वीरें वही हैं? क्या असम की बाढ़ भी तस्वीरों की तरह ही वैसी है, या उसका उसकी उसकी प्रकृति जो है वो बदल गई है, उसका स्कोप, उसका विस्तार काफ़ी बदल गया है? अब बाढ़ अभी आप पिछले 10 साल 15 साल में देखेंगे, तो हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि बाढ़ हर एक साल होती है असम में, और बहुत बड़ी तरीके से होती है। और क्लाइमेट चेंज के चलते अभी बाढ़ सालों साल उसका इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है। और इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग एक इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं ला पा रहे हैं। इसमें बाढ़ को जो हम लोग उसको टैकल करने के लिए हम एक फ्रेगमेंटेड अप्रोच है। और उसके लिए सारे जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट अपने अपने अलग अलग तरीकों से काम कर रही है, उसको फ्रेगमेंटेड तरीके से काम कर रही है। मगर जो चाहिए कि हम लोग एक इंटीग्रेटेड तरीके से काम करें और कम्युनिटी को साथ लेके काम करें। और एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन उसके साथ चलते, ट्रेडिशनल नॉलेज जो है इस एरिया में, असम में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नदियों को लेकर। और जैसे मैं इस नदी के साइड में ही जन्म लिया हूँ और मैं इसमें ही पला बड़ा हूँ। और हम लोग जब छोटे थे, तो हम लोग नदी के साइड में जाते थे और नदी के बारे में बहुत बातें करते थे। और वैसे बहुत लोग जाते थे, उनका फेवरेट पास टाइम ये था कि नदी के पास जाओ, नदी का तट देखो, नदी का लेवल कितना है वो देखो, पानी कितना आ रहा है, नदी के बारे में बात करो, बारिश के बारे में बात करो, सबके बारे में। सबको कम्युनिटी को भी एक नॉलेज है, मगर उसको सबको लेकर एक साथ लेकर अगर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होगा, तब हम इस बाढ़ की जी परिस्थिति जो सालों साल चल रही है जी उसमें कुछ जी। चेंज ला सकते हैं। थोड़ी मिसाल देकर बता सकते हैं क्या कि क्या बदलाव हुआ क्लाइमेट के लेवल पे, नेचर के लेवल पे और सरकारी लेवल पे, और किस तरह से कम्युनिटी के पास जो जानकारी थी उसे अनदेखा किया गया?
एक्चुअली जो बदलाव हमने देखा है और मैंने अपने लाइफ में जो देखा है अभी तक और रिसर्च में भी देखा है कि ये इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और जो इंटरवेंशंस नदी में है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। एक जैसे 1950 का जो अर्थक्वेक था, जो उससे ये नदी का जो रिवर बेड है वो बहुत ऊपर उठ गया था, उससे बहुत ज्यादा फ्लड्स का इंटेंसिटी बढ़ गया था। उसके बाद एम्बैंकमेंट्स बनाए गए असम में, बहुत सारे एम्बैंकमेंट, 5,000 किलोमीटर लंबा एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं असम में पिछले 50-60 सालों में। तो ये जो एम्बैंकमेंट बनाए गए हैं, ये प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिवर बिना करे उसमें बनाए गए हैं और इस नदी को कंट्रोल करने की लिए बनाए गए हैं। मगर आप ऐसे विशाल नदी को कंट्रोल एक्चुअली नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों ने ये भी हम्म। बताया है कि ये एम्बैंकमेंट्स बनाने के कारण ही हमारे जो फ्लड्स हम्म। है उसका इंटेंसिटी बढ़ गया है। जब एम्बैंकमेंट्स टूटते हैं तो फ्लड की जो धारा है वो ज्यादा तेज हो जाती है और वो जो पानी जो घुसता है उस एरिया में वो ज्यादा देर तक रहता है। पहले जो लोग यहाँ पे बसर करते थे तो यहाँ पे लोगों को नदी का पल्स मालूम होता था, नदी के फ्लड कैसे आएगा और फ्लड कैसे वापस चला जाएगा। वो लोग किसी किसी जगह में फ्लड को सेलिब्रेट करते थे क्योंकि फ्लड से उनको अपने जो फसल होते हैं उसके लिए अच्छा खाद मिलता था। तो इसके चलते जो एम्बैंकमेंट्स बने और बहुत अनसाइंटिफिक तरीके से बने, उसके लिए ये ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ता गया और अभी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और तो क्या करना चाहिए? इन तटबंधों को तोड़ देना चाहिए, पहले जो नेचुरल फ्लो था वैसे रखना चाहिए? अगर आप एक नदी में इंटरवीन करें 50-60 सालों तक और हर एक समय में आप एडहॉक स्ट्रेटेजी लेके चले तो हम्म। ये बहुत सारा डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी हम्म। हम लोग को लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा और कम्युनिटी के साथ बैठ के अच्छा से बातचीत करना पड़ेगा। ये अप्रोच नहीं ले सकते कि गवर्नमेंट को सब पता है, गवर्नमेंट को सब सोल्यूशन पता नहीं हो सकता। और ये अप्रोच ही सबका ये मुख्य कारण है कि हम लोगों को ये सालों साल इतना प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है क्योंकि जब एम्बैंकमेंट्स बनाए गए थे तब सेटल्ड पॉपुलेशन और सेटल्ड टाउन्स जो एलीट हम्म। इंटरेस्ट थे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जैसे तेल का इंटरेस्ट हो या फिर चाय बागान का इंटरेस्ट हो, उनको प्रोटेक्ट हम्म। करने के लिए ज्यादातर एम्बैंकमेंट्स बनाए गए और हम्म। बाकी जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ पीपल जो लोग थे उनको वहां पे एम्बैंकमेंट नहीं बनाए गए। तो आप अगर यहाँ पे ज्योग्राफीज देखेंगे तो अलग अलग ज्योग्राफीज है असम में। तो हम्म। यहाँ पे मार्जिनलाइज सेक्शंस नीचे नीचे जाते रहते हैं और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे जैसे हम्म। असम में बहुत सारे वेटलैंड्स थे, वेटलैंड को हम्म। एनक्रोच किया गया, उसमें कंस्ट्रक्शन किया गया, उसका कनेक्टिविटी जो था नदी के साथ वो टूटा गया। तो उससे ये वेटलैंड्स एक नेचुरल स्पॉन्ज जैसे एक्ट करते थे फ्लड के हम्म। टाइम में, मगर अभी उसका कैपेसिटी कम हो गया है एब्जॉर्ब करने का क्योंकि उसका तो सर्फ उन वेटलैंड्स की जगह पे हुआ क्या? उस वेटलैंड्स की जगह में जैसे बड़े बड़े बहुत लोग मिर्ज़ा साहब, माफ़ी चाहूँगा, आप ये भी बता दें, मैं खुद बता सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बता दें, बहुत सारे लोग वेटलैंड्स अब नहीं जानते हाँ, होंगे। तो जैसे वेटलैंड्स होते हैं कि जो ये नदी के साथ कनेक्टेड होते हैं और इसका एक नेचुरल कैपेसिटी होता है जो नदी का एक्सेस वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करे। उसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे पता नहीं है, सॉरी, हम्म। मगर अगर आपको पता हो तो आप बता दें। मगर हम्म। हम्म। उसमें बहुत कंस्ट्रक्शन हुए गए, जैसे हम देखें अभी दलदली जहां ज़मीन, मैं जी। पढ़ाता हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, वो हम्म। वो भी एक वेटलैंड में बनाया गया है गुवाहाटी के पास। तो हम्म। और अभी जो बागजान का जो ब्लो आउट हुआ था रिसेंटली, जो ऑयल इंडिया का जो हम्म। बड़ा ब्लो आउट हुआ है असम में, हम्म। वो भी वेटलैंड में ही बनाया गया है। वो डिब्रू सैखोवा हम्म। नेशनल पार्क के मागुरी बिल वाला जो वेटलैंड है उसमें बनाया गया है। हम्म। तो ऐसे हम्म। एनक्रोचमेंट के चलते जो ब्रिजेस बनाए गए हैं, रास्ते बनाए गए हैं, तो ये कनेक्टिविटी जो नेचुरल कनेक्टिविटी था इस लैंडस्केप का वो टूट गया और इसके कारण हम्म। फ्लड्स की जो इम्पैक्ट है अभी लोगों को ज्यादा सहना पड़ रहा है। मतलब ये हम समझें कि आपने नदी के घर में जाकर अपना घर बना लिया है, इसलिए पहले की तुलना में ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैंने एक प्रोजेक्ट के बारे में सुना था, नेदरलैंड्स का एक प्रोजेक्ट था
उसका प्रोजेक्ट का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग था। उसका नाम था रूम फॉर द रिवर। और मैंने पूछा था तभी, वो जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसमें बोला था कि मैंने जब लोगों को सुना है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के साइड में जो लोग रहते हैं उससे जीविका लेते हैं और उसके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उन उन वो लोग नदी के साइड में रह के ये कभी नहीं सोचते कि नदी को वो अपने तरीके से मूव कर सकते हैं। नदी जैसे मूव करेगी वो लोग वैसे मूव करेंगे। मगर हमारे जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स है और जो मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स जो आते हैं, इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स, वो सोचते हैं कि वो एक इंजीनियरिंग ईगो जो बोलते हैं वो उससे चलता है। वो बोलते हैं कि हम रूम फॉर द रिवर क्रिएट करेंगे। रूम फॉर द रिवर नहीं क्रिएट कर सकते, रिवर आपको आपके लिए रूम बनाता है। वो एकदम बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है कि जैसे हम लोग सोचते हैं नदियों के बारे में, अलग अलग नदियों के बारे में, ये फिलोसॉफी कम्युनिटी से आ सकता है और एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग से ही आ सकता है। मिर्जा साहब, आपने शुरू में कहा कि 2 बार बाढ़ आ गई। इसका क्या मतलब है? क्या अब बाढ़ बार बार आने लगी है या कब आ जाएगी पता नहीं है? जैसे ये एक चेंज है। जैसे मैंने बोला अभी कि अलग अलग ज्योग्राफीज है, जैसे असम में जैसे एम्बैंकमेंट जहाँ पे है और जहाँ पे एम्बैंकमेंट नहीं है, ऐसे जगह है असम में जो एक साल में 5 बार फ्लड्स आते हैं। एक ऐसे फैमिलीज हमने देखे हैं, अलग अलग रिपोर्टर्स ने उसमें रिपोर्ट किया है कि एक फैमिली को 5 बार मूव करना पड़ा फ्लड के कारण। तो एक बार नहीं, एक साल में 5 बार मूव करना पड़ा। तो फ्लड एक वेव्स में आते हैं असम में। हम लोग जो सबसे स्पेक्टेकुलर होते हैं उसको रिपोर्ट करते हैं मीडिया में, मगर ऐसे साल में फर्स्ट वेव ऑफ फ्लड्स अप्रैल एंड से शुरू हो जाते हैं। फिर 5 बार फ्लड के बाद मैं जो इस इकोनॉमी को बोलता हूँ कि ये एक इकोनॉमी ऑन स्टिल्स है। ये जो स्टिल्स में घर बनाते हैं लोग, जो नदी के पास में रहते हैं, जो मिसिंग ट्राइबल लोग हैं, वो लोग मिसिंग कम्युनिटी के लोग हैं, वो स्टिल्स में घर बनाते हैं। हमारा पूरा असम का इकोनॉमी ही स्टिल्स में है। पूरा साल का 6 महीने लोग फ्लड्स को फाइट करने में बिता देते हैं, बाकी 6 महीने रिहेबिलिटेशन में बिताते हैं। तो इकोनॉमी एक्टिविटी होगा कब? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा रहमान मैं इन सब बातों पे जानकारी देने के लिए। ज़रूरी है कि असम की बाढ़ को हम सिर्फ पानी की तस्वीरों से ही ना समझें, ये समझें कि प्लानिंग योजना के स्तर पर किस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं, वो हो रही हैं। बहुत से लोग अब उन तटबंधों को तोड़ने की बात कर रहे हैं और ये दुनिया भर में मांगें उठ रही हैं कि ये आइडिया किसी समय लगा था कि बड़ा कारगर होगा, पर अब ये ज़्यादा समस्याएं दे रहा मैं है। और एक बात बताना चाहता हूँ आपसे, अगर जी समय हो तो। जी एक्चुअली जी। कि हमको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना पड़ेगा, और इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए हमको कम्युनिटी से बात करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि कम्युनिटी नॉलेज को कैसे टैप किया जाए। और इसको लेके हम लोग बड़े नदी बांध जो है वो बन रहे हैं, उसके बारे में भी फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी ज्यादा रंगा नदी डैम जो है अरुणाचल में, वो भी बहुत ज्यादा, जैसे डैम इंड्यूस फ्लड्स भी हो रहे हैं अभी। तो बहुत सारे कारण है जो जिससे हम अभी देख सकते हैं कि फ्लड्स का इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है। तो सबको एक क्यूमुलेटिव और लाइवलीहुड के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ इंटरवेंशन इंजीनियरिंग अप्रोच से देखते हैं, वो नहीं होगा। लाइवलीहुड अप्रोच से भी जी देखना पड़ेगा। लोगों का जीविका जी को कम कैसे हम लोग सस्टेनेबल बना सकते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा रहमान साहब हमसे बात करने के लिए, असम की बाढ़ पर जानकारी देने बहुत के लिए। शुक्रिया कवि से, थैंक अब यू। जी, और अब ब्रेक के बाद बिहार की बात करेंगे। बिहार में बाढ़ आई है, पर असम की तरह बिहार में भी बाढ़ आती है और बाढ़ चली जाती है। वो हमें हर साल पता होता है कि राहत एवं बचाव कार्य के अलावा कोई और कार्य नहीं होता है, लेकिन जो कोरोना की महामारी आई थी वो बाढ़ के पहले आई थी। उसकी सूचना पहले से थी, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी बिहार में तैयारियों का आलम ये है कि स्वास्थ्य सचिव को अस्पतालों को पत्र लिखना पड़ रहा है कि कोविड का मरीज आए तो कम से कम सीनियर डॉक्टर देख लें,
जूनियर, इंटर्न या पढ़ने वाले छात्र ना देखें। बिहार के लोग भी इस तरह के सवालों से अनजान थे। वो इस मुगालते में थे कि महामारी उन तक नहीं आएगी, सरकार भी शायद थी। और अब जब महामारी चारों तरफ से बिहार को घेरते चली जा रही है, इंतज़ाम जो है वो एक्सपोज होता चला जा रहा है, पता चल रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है। तो नतीजा ये हो रहा है कि लोग वीडियो बना बना कर वायरल कर रहे हैं। बाढ़ और वायरल की चपेट में इन दिनों बिहार फंसा हुआ है और वायरल से उसका काम चल रहा है। इलाज की सुविधा का हाल बुरा है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना का सालाना जलसा शुरू हो चुका है। बारिश के दिनों में बारिश का पानी छत और दरवाजे के रास्ते लोगों के घरों में प्रवेश करने लगा है। थोड़ा पांव बचाकर, थोड़ा सामान उठाकर और थोड़ा फुल पैंट बचाकर लोग बारिश के पानी से बच रहे हैं। और पटना अगली बारिश के समय इसी दृश्य को दोहराने की उम्मीद में हर रोज सो जाता है। कई साल से ये शहर ऐसा ही है, अगले साल भी ऐसा ही होगा, ये पूरा भरोसा है। पूर्णिया में कोविड-19 का मरीज स्ट्रेचर पर पड़ा है, उसके आसपास लोगों की भीड़ है। ये भीड़ कोविड अस्पताल में कोरोना की जांच कराने आई है। क्या 24 मार्च की तालाबंदी के बाद यही गाइडलाइन जारी हुई थी? कोरोना संक्रमित सब है, जांच कराने का तरीका देखो, हॉस्पिटल अस्पताल प्रशासन का काम देखो जरा किस तरीके से हो रहा है। देखिए यही का काम है, दे दीजिए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम मेंटेन नहीं, कोई भीड़ 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 यहाँ देखो, यही डिस्टेंस पालन यही करवा रहा है, यही ऐसे ही डिस्टेंस पालन होगा, अस्पताल प्रशासन ऐसे काम करेगा। बिहार के जो अस्पताल हैं वो आज तक आप कह सकते हैं रुई और सुई के आगे बढ़ नहीं पाए, जिसके कारण कोविड के समय जो है पूरी तरीके से जो हेल्थ व्यवस्था है वो एक्सपोज हो गई है। और बिहार सरकार ने शायद कहीं ना कहीं शिथिलता बरती, जिसका खामियाजा खुद आज बिहार के लोग उठा रहे हैं। जहां जहां से आपको वीडियो विजुअल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये काफ़ी कम है। इससे भी ज़्यादा दर्दनाक स्थिति है, अस्पताल में लोगों की मौत हो जा रही है क्योंकि डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। 24 मार्च को न तो बारिश हुई थी और न बाढ़ आई थी। 4 महीने हो गए बिहार में कोरोना से लड़ने की तैयारी का आलम यह है कि हर दिन मरीजों के परिजन वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। कोई लाइन में खड़ा खड़ा गिरकर मर जाता है, तो किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिलता, तो किसी के लिए अस्पताल में जगह ही नहीं। ऑक्सीजन नहीं है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के एक निदेशक को भी कोविड हो गया है। हालांकि इससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के 3 अस्पतालों के अधीक्षकों को पत्र लिखा। नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय पटना, अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय गया और जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय भागलपुर। पत्र में लिखा कि कोविड के मरीजों का अस्पताल में इलाज इंटर्न कर रहे हैं, जूनियर कर रहे हैं और पीजी के छात्र कर रहे हैं। 4 महीने बाद स्वास्थ्य विभाग को यह आदेश देना पड़ रहा है कि कोविड के मरीजों का इलाज सीनियर डॉक्टर करें। बीजेपी के महादलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील राम पटना में भर्ती थे। कोविड हो गया था, गांव तेघड़ा लौटे हैं तो अब स्वागत हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग किसी को याद नहीं। 8 जुलाई को सुनील राम तबीयत खराब होने पर भी बीजेपी के दफ्तर गए और उसके बाद कई और लोग संक्रमित हुए। इतना होने पर भी कोरोना को लेकर जागरूकता ये है कि गाजे बाजे के साथ अपना स्वागत करा रहे हैं। आज जो सेंट्रल टीम भी राज्य का दौरा कर रही है, उसका यही कहना है कि आपकी टेस्टिंग और ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये तीनों को आपको स्ट्रीमलाइन करना होगा। और ये एक मूल बात है जिसके लिए केंद्रीय टीम को आकर, वो भी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को आके बिहार के अधिकारियों को ये नसीहत देनी पड़ रही है। बिहार में अब केंद्रीय टीम दौरा कर रही है। जिस बिहार से सबसे पहले बीजेपी की केंद्रीय टीम ने चुनावी रैली का आगाज किया था। अब बीजेपी के ही कई नेता संक्रमित हो चुके हैं। 75 से अधिक नेता संक्रमित हैं, मगर चुनावी तेवरों में कोई कमी नहीं आई है। विपक्ष चुनाव से इनकार कर रहा है और सत्ता पक्ष चुनावी तैयारियों में जुट गया है।
अभी जो सिचुएशन है, आप और हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है ऐसी बुरे दिन से गुजर रही है, जहां कोरोना कोविड-19 का बहुत कहर है। और खास तौर पे ऐसा बिहार राज्य जो हॉटस्पॉट देश का बनता जा रहा है, अब दुनिया का हॉटस्पॉट बनने जा रहा है, उसको देखते हुए ये कितना उचित है। हमारी प्रायोरिटी चुनाव इसलिए होता है ना कि भाई लोगों की जिंदगी को बचाएं, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएं, ना कि उनके मौत पे चुनाव हम कराएं। तो हम तो बार बार कहते रहे हैं, लोकतंत्र में जब लोग नहीं बचेंगे तो तंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। बिहार अब बाढ़ में भी डूबने लगा है। बारिश का पानी छतों से होते हुए दरवाजों, गलियों से लोगों के घरों में पहुंच रहा है। हर शहर का एक ही हाल है। उन्हें पता है कि जैसा पिछले साल था वैसा ही इस साल होगा और अगले साल भी। हर बारिश पटना को वही प्रमाण पत्र देकर जाती है जो पिछले साल दिया था। ये शहर नहीं बदला है। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।